हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, श्वसन क्या है, उसके कितने भाग होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि श्वसन जो है वो हमारे मानव शरीर में कितनी चरणों में पूरा होता है, जिसमें आता है बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसकी शुरुआत हमारे नाक से होती है। नाक से होता हुआ वो फायरिंग से लैरिंग में गया, लैरिंग से वो होता हुआ वो विंड पाइप ट्रेकिया से होता हुआ वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में वहाँ पाई जाती हैं एल्वियोली, जो ऑक्सीजन को ब्लड को देंगी और ब्लड से CO2 को लेके वापस सांस से के रूप में बाहर आ जाती हैं। ठीक है, ये पूरा था आपका बाह्य श्वसन। अब आज हम देखेंगे आंतरिक श्वसन के आंतरिक श्वसन में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो आंतरिक श्वसन होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये आंतरिक श्वसन होता है कोशिकाओं में। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो ये होता है कोशिकाओं में या सेल्स में होता है। ठीक है, यानी हमने क्या लिया, हमने लिया ऑक्सीजन। ठीक है, हमने क्या लिया, तो हमने लिया ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किसके पास गया, ब्लड के पास गया। ब्लड उसको लेके पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। ब्लड हमारा जो है वो हमारे सर से लेके हमारे पाँव तक हर जगह फ्लो करता है, तो हर जगह कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेकर किसको देगा, कोशिकाओं को देगा, और कोशिकाएं इसी से क्या करेंगी, एनर्जी बनाएंगी। क्या बनाएंगी, एनर्जी बनाएंगी। ठीक है, यानी क्या बनाएंगी, तो ये ऊर्जा बनाएंगी। यानी हमने क्या लिया है, हमने लिया ऑक्सीजन, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाओं क्या करेंगी, ग्लूकोज रखेंगी और उस ग्लूकोज में क्या करेंगी, ऑक्सीजन को लेंगी। ठीक है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद ये क्या बनाएंगी, तो ये बनाएंगी CO2, और क्या बनाएंगी, पानी बनाएंगी, और क्या बनाएंगी, तो 38 ATP ऊर्जा बनाएंगी। क्या बनाएंगी, तो ये ऊर्जा बनाएंगी। ठीक है, ये है क्या है, ये है आपका आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन यानी मेन जो काम होता है, मेन ऑक्सीजन को क्यों लिया गया, वो ये है आपको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कोशिकाओं के अंदर किस तरीके से ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ये जब कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो 4 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में होती है, तो वो 4 चरणों में, वो 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। ठीक है, जिसमें से पहला फेज आपका होता है, क्या होता है, आपका होता है ग्लाइकोलिसिस। पहला फेज क्या है, तो वो है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस को। तो ग्लाइकोलाइसिस को क्या बोलते हैं, EMP पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो EMP पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी जो खोज था इसको 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो सबसे पहले थे, कौन थे, खोज, इसकी खोज किसने किया था, तो 3 वैज्ञानिक थे। पहले वैज्ञानिक का नाम था इम्बडेन, दूसरा थे मेयरहाफ, और तीसरा थे आपका परनास। ठीक है, यानी इसकी खोज किसने किया था, तो 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। इसीलिए इसी पे क्या है, EMP पाथवे, यानी ग्लाइकोलिसिस को क्या कहा गया है, EMP पाथवे कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 वैज्ञानिकों ने मिलके इसकी प्रोसेस किया था। ये ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, यानी कहाँ होता है, ये कोशिका में।
ठीक है, ये कोशिका में होता है। कोशिका में कहाँ पे होगा? तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, यानी कहाँ होगा ये? तो ये होगा कोशिका द्रव्य में होगा। ठीक है, यानी आपको क्या था, जब हम कोशिका आपको सेल चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि इस कोशिका में क्या है, कोशिकांगों को सूखने से बचाने के लिए इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। यानी इस कोशिका के अंदर जो चारों साइड जो कोशिकांग पाए जाते हैं, उन कोशिकांगों को सूखने से बचाने के लिए इसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर होगी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यानी क्या हुआ, जो आपने क्या लिया, एक ग्लूकोज लिया। क्या लिया आपने? एक ग्लूकोज लिया। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का क्या होगा, यहाँ पर टूटेगा। जब यहाँ पे टूटेगा तो बनेगा, क्या बनेगा? 2 पाइरुवेट। क्या बनेगा? यहाँ पर पाइरुवेट में टूटेगा। किस में टूटेगा ये? तो ये एक ग्लूकोज 2 पाइरुवेट में टूटेगा। ठीक है, और किस में टूटेगा? तो और ये टूटेगा CO2 में। ठीक है, किस में? सॉरी, उसमें पानी में। ठीक है, और ये किस में टूटेगा? तो और ये टूटेगा NaDH में। किस में टूटेगा? NaDH में। प्लस इसमें क्या होगी? 2 ATP क्या होगी? ऊर्जा बनेगी। यानी ग्लाइकोलिसिस में आपकी ऊर्जा कितनी बनती है? तो सिर्फ बनेगी 2 ATP ऊर्जा। टूटा किस में? तो ये टूटा पाइरुवेट में टूटा। उसके बाद किस में टूटा? ये टूटा 2 NaDH में टूटा। ठीक है, ये जो NaDH है और ये ATP, इन सबको मैं आगे आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे जितना बता रहे हैं उतना आप पढ़ते चलिए। फर्स्ट आपका हो गया ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब इस ग्लाइकोलिसिस के बाद इसका सेकंड आएगा। ठीक है, यानी कोशिका पाइरुवेट में टूटने के बाद आगे इसकी जो प्रोसेस चलेगी उस प्रोसेस को देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस क्या चलेगी? तो उसको कहा जाएगा लिंक ऑक्सीडेशन। लिंक ऑक्सीडेशन, या इसी को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पाइरुवेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चलती है, ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? तो ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, यानी लिंक ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, यानी मैट्रिक्स में क्या होगा? ये जो आपका पाइरुवेट बना हुआ है, ये पाइरुवेट यहाँ पर टूटेगा। यानी यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे बना था जो आपका पाइरुवेट, ये पाइरुवेट क्या हो जाएगा? तो ये पाइरुवेट यहाँ पर टूट जाएगा। ठीक है, ये पाइरुवेट यहाँ पे टूट जाएगा। किस में टूटेगा? तो ये टूटेगा एसिटाइल COA में टूटेगा। ठीक है, किस में टूटेगा? तो ये टूटेगा एसिटाइल COA में टूटेगा। ठीक है, उसके बाद ये और किस में टूटेगा? तो और ये टूटेगा NaDH में। ठीक है, उसके बाद ये टूटेगा 2CO2 में टूटेगा। ठीक है, यानी ये किस में टूटेगा? तो ये टूटेगा NaDH में 2CO2 में टूटेगा और 2 एसिटाइल COA में टूटेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है वो तीसरा प्रोसेस है आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। ठीक है, तो ये जो क्रेब्स चक्र थी इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज क्रेब्स ने ही किया था। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज क्रेब्स ने ही किया था। ठीक है, अब आप देखिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया, तब इसको आप समझिए। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको कहा जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस अंदर वाले हिस्से को कहा जाएगा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अंदर इसके जो लिक्विड भरा होता है इस लिक्विड को कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो मुड़ी हुई ग्रंथि ये है, ये इसको कहा जाता है क्रिस्टी। इसको कहा जाएगा क्रिस्टी। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाएगा क्रिस्टी, ठीक है। तो अब ये जो क्रिस्टी है आपका, इसके बाद इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का राइबोसोम भी होता है, ठीक है। इसी के अंदर खुद का अपना राइबोसोम भी होता है, जो कि मैं आपको कोशिका चैप्टर में बता चुकी हूँ, ठीक है। ये जो राइबोसोम होता है यहाँ कैसा होता है? तो यहाँ 70S प्रकार का होता है, ठीक है। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आपका क्या होता है? लिंक ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इस मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? तो मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? पूरी जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें होता है। किसमें होगा? जो क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, उसमें होता है, ठीक है। और ये जो क्रेब्स साइकिल है ये भी कहाँ होगा? तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। ये भी कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। कहाँ पे होगा? तो ये होगा मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर होगा, यहीं पर यानी मैट्रिक्स में आपका लिंक ऑक्सीडेशन भी होगा और क्रेब्स साइकिल भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या था? जो यहाँ पे बना था, क्या बना था? तो ये बना था एसिटाइल CoA। ये यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ये टूटेगा, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो यहाँ पे 6NADH बनेगा, उसके बाद 2FADH बनेगा, 4CO2 बनेगा और 2 ATP ऊर्जा रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? 2 ATP ऊर्जा रिलीज होगी। उसके बाद जो चौथा प्रोसेस है, उस चौथा प्रोसेस आपका चलेगा जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, या इसी को कहा जाता है ETC, ठीक है। इसी को कहा जाएगा ETC। ये प्रोसेस कहाँ पे चलती है? तो ये प्रोसेस चलती है क्रिस्टी में। ये प्रोसेस चलती है क्रिस्टी में चलती है, ठीक है। क्रिस्टी में क्या होगा? क्रिस्टी या इसी को आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इनर मेम्ब्रेन में चलेगा। यहाँ पे क्या होगा? ये जो क्या है? FADH है। क्या है? FADH, ठीक है। और क्या है आपका? NADH। तो ये FADH और NADH में जो ये हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्या होगा? ये ऑक्सीजन से मिलेगा। किससे मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा। और यहाँ ये मिलने के बाद क्या करेगा? यहाँ पर एनर्जी बन जाएगी। कितनी एनर्जी बनेगी? 38 ATP, ठीक है। क्या बन जाएगी? 38 ATP एनर्जी। 30 ATP नहीं, यहाँ पे बनेगी आपकी 34 ATP एनर्जी बनेगी, ठीक है। और क्या बनेगा? तो और यहाँ पे बन जाएगा आपका पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है 34 ATP एनर्जी कहाँ बन रही है? तो FADH और NADH क्या हुआ? यहाँ पर
कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, तो वो एटीपी में कन्वर्ट हुआ। जब एटीपी में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ 34 एटीपी ऊर्जा बनी, ठीक है। और आपकी जो 4 एटीपी है, 2 एटीपी आपको कहाँ बन रही थी, तो वो आपके बन रही है क्रेब्स साइकिल में, और 2 एटीपी कहाँ बनती है, आपके ग्लाइकोलिसिस में बनती है। तो यानी वो भी अगर जुड़ गए 38 एटीपी बन जाता है, ठीक है। तो जिसको कि अब देखिए यानी अगर आप देखोगे तो एक FADH में क्या होता है, तो 3 ATP ऊर्जा बनती है। कितनी ATP बनती है, तो यहाँ पर 3 ATP बनती है, जिसमें से आपने देखा था किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपके कितने यहाँ पे FADH बन रहा है, तो यहाँ पे FADH नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पे क्या नहीं था, तो और यहाँ पे आपका सिर्फ यहाँ क्या बनता है, तो यहाँ पे बनता है 2 NADH। क्या बनता है, 2 NADH, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, लिंक ऑक्सीडेशन। लिंक ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, तो लिंक ऑक्सीडेशन में क्या बन रहा है, आपका ये FADH क्या है, नहीं बनता। क्या यहाँ बनता है, तो सिर्फ यहाँ 2 NADH बनता है, प्लस यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका 2 ATP बन रहा था, और यहाँ पे क्या बनता है, 2 CO2 बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, तो आपके क्रेब्स साइकिल में FADH बनता है, 2 FADH, और क्या बनता है, तो और यहाँ पे बनता है आपका 6 NADH, ठीक है। उसके बाद यहाँ बनता है 4 CO2, और क्या बनता है, तो और इसके साथ यहाँ पर बनता है आपका 2 ATP एनर्जी, 2 ATP एनर्जी बनती है, ठीक है। यानी जब आप यहाँ देखोगे तो एक FADH में क्या होता है, 2 ATP ऊर्जा बनती है। तो यहाँ FADH कितने हैं, 2 हैं। यानी अगर हम बोले कि 2 FADH में कितना बनेगा, तो 2 FADH में कितना बन जाएगा, यानी 4 ATP बनेगा, ठीक है। कितने ATP यहाँ बनेगा, 4 ATP बनेगा। उसी तरीके से एक NADH में क्या बनता है, 3 ATP ऊर्जा बनती है। यानी जब एक NADH टूटता है तो उससे 3 ATP ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पे देखिए 6 NADH यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और 2 यहाँ पे है, यानी 6 2 8 10, यानी कितने हैं, 10 NADH, यानी कितने हो जाएंगे, ATP। यानी अगर आप देखोगे तो कितने हो रहे हैं यहाँ पर 30 ATP। तो 30 और ये 40, यानी 30 प्लस 4 प्लस आपको क्या मिल रहा है, 2 ATP, और 2 ATP पहले से आपको मिला हुआ है, यानी 4 ATP। तो कुल मिला के कितना हो गया, तो 38 ATP। यानी अगर देखोगे एक ग्लूकोज में, तो एक ग्लूकोज में क्या होता है, तो एक ग्लूकोज में आपका 38 ATP क्या होगी, एनर्जी बनती है, 38 ATP एनर्जी बनेगी, यानी ऊर्जा बनेगी, ठीक है। एक ग्लूकोज से 38 ATP बनती है, यानी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं इनको क्या चाहिए, तो इनको चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। और क्या चाहिए, तो इनको चाहिए ऑक्सीजन। जिसमें क्या हुआ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी ब्लड में क्या मिले, उसमें मिले न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मेनली आपको ग्लूकोज मिला। उसके बाद आपने सांस के रूप में क्या लिया, तो उसमें आपने ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के यहाँ पे क्या हुआ, कोशिकाएं मिला करके क्या बना दी, तो उन्होंने ऊर्जा बना दिया। कितना ऊर्जा बनाया, तो यहाँ पे बनाया 38 ATP ऊर्जा, ठीक है। कभी आप देखते होगे अगर व्रत हो, ठीक है, तो व्रत के दिन आप कुछ खाना नहीं खाते हो, कुछ पानी नहीं पीते हो। तो जब खाना पानी आप नहीं पीते खाते हो तो उस समय क्या होती है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो ऊर्जा नहीं बना पाती,
ठीक है। तो देखिएगा, आप जिस दिन व्रत रहते हो उस दिन आप मतलब क्या होता है, फ्रेश फील नहीं करते, उस दिन आदमी क्या होता है, उतना फ्री माइंड नहीं हो पाता। ठीक है, उस टाइम पे हम क्या होते हैं, थोड़े से इधर उधर हिलते डुलते रहेंगे, अच्छे से हम नहीं हो पाते। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ये अच्छे से ऊर्जा नहीं बना पाती हैं। ठीक है, इसलिए हम उस दिन अच्छे से नहीं रह पाते, उस दिन हम मुरझाए से रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके ये ATP क्या था, ठीक है, और FADH क्या है, NADH क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका ATP। ठीक है, ये ATP क्या है, तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी इस ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी कोशिका का क्या कहा जाता है इसे, तो कोशिका का इसे करेंसी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ATP ही है, यानी जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है, तो वो ATP के रूप में होती है। और ATP इसीलिए इसको क्या कहा गया है, तो इसको कहा गया करेंसी ऑफ सेल कहा गया है। क्यों, क्योंकि ये जो ATP है ये क्या करती है, एनर्जी को ATP में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ATP। अब उसके बाद देखिए NADH। NADH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यानी इस NADH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और यस ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजन है। उसके बाद FADH। FADH का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और प्लस में आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यानी ये जो आप देख रहे होगे ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या है, आपका हाइड्रोजन है। क्रेब्स चक्र में आपकी ऊर्जा ATP के रूप में नहीं बनती, वो आपकी बनती है NADH के रूप में और FADH के रूप में। ठीक है, और जब आपका ETC चलता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है, तो उसमें जाके ये NADH और FADH आपके ATP में टूट जाते हैं और तब जाके वहाँ पर हमको क्या होती है, पूरी ऊर्जा यानी ATP के रूप में मिलती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंतरिक श्वसन। अब आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि ये जो श्वसन है ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस श्वसन में क्या होता है, इस श्वसन से हमको क्या मिलता है। ठीक है, और आप ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें क्या होता है, श्वसन से संबंधित क्या होती है, कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। श्वसन से संबंधित क्या होती हैं, कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे आपका TB हो गया, TB में क्या होता है, TB में जो लंग्स होते हैं इस लंग्स के बीच में क्या हो जाती है, जगह जगह पर ट्यूमर हो जाता है, यानी गांठें पड़ने लगती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे इंसान को खांसते हैं, उसमें बलगम निकलता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, वजन काफ़ी तेज़ी से घटने लगता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर को जब आप दिखाओगे तो डॉक्टर को दिखाने पे क्या है, हर जगह सरकार ने सुविधा रखी है, किसका, डॉट्स का। किसकी सुविधा रखी है, डॉट्स की। ठीक है, वहीं अगर बच्चों के लिए देखोगे तो बच्चों के लिए क्या होता है, तो BCG का टीका। बच्चों को क्या लगाया जाता है, तो BCG का टीका। किसमें, तो ये बच्चों में लगता है। ठीक है, बड़ों में क्या होता है, बड़ों के लिए डॉट्स है। ठीक है, ये क्या है, ये लंग्स में हो जाता है। किस में होता है ये, तो ये लंग्स में होता है। वहीं अगर आप देखोगे किसको, अस्थमा को। ठीक है, तो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा या दमा, अस्थमा या दमा, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो आपकी क्या है, ब्रोंकाई है और ट्रेकिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपके ट्रेकिया में
ब्रोंकाई में, इन सब जगहों पे क्या आ जाती है, तो इन सब जगहों पे सूजन आ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे क्या होता है, इंसान सांस नहीं ले पाता है। या फिर क्या होता है, जब कभी भी कुछ लोगों को एलर्जी भी रहती है, किससे एलर्जी होती, किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उनको अंदर भी क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये जो ब्रोंकाई और ट्रेकिया में क्या आती है, सूजन आ जाती है। इसके लिए डॉक्टर को दिखाओ तो डॉक्टर क्या देता है उनको, तो उनको देता है इनहेलर। क्या देता है उनको, तो उनको दे देता है इनहेलर। यानी जब भी दिक्कत होती है तो क्या किया जाता है, इनको इनहेलर दे दिया जाता है और उससे दमा वाले को आराम हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आप देखोगे न्यूमोनिया, क्या होता है, न्यूमोनिया। ठीक है, यानी देखोगे कुछ लोगों में तो क्या हो जाता है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया किस में होता है, तो ये होता है बच्चों में होता है, और किस में होता है, तो और ये होता है बूढ़ों में। क्योंकि यही दो ऐसे हैं जिसकी क्या होती है, इम्यूनिटी कम होती है। इनकी इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है, वो कमज़ोर होती है। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है, तो इस निमोनिया से क्या हो जाता है, तो जो आपके लंग्स में जो एल्वियोली पाया जाता है, यानी क्या होता है, लंग्स में पानी भर जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो लंग्स के एल्वियोली में पस या पानी हो जाता है, पस या पानी भर जाता है। ठीक है, इससे बच्चों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, बच्चों को बुखार भी आ जाता है। ठीक है, तो ये किस में होता है, तो ये निमोनिया में होता है। उनकी धड़कन तेज चलने लगती है, उनको ज़्यादा सांस की ज़रूरत पड़ती है। ये निमोनिया इसलिए क्या होता है, ये लंग्स के एल्वियोली में होता है। ठीक है, इसी तरीके से अभी जस्ट 2019 में आपको एक बीमारी थी, क्या बीमारी थी आपकी, कोविड-19 या इसी को कोरोना। ठीक है, तो ये क्या था, तो इसमें भी सेम यही होता है। इसमें भी क्या होता है, तो लंग्स के एल्वियोली में ही क्या होता था, तो एल्वियोली में ही पस या पानी होता था, पस या पानी था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, तो ये था आपका वायरस की वजह से। इसमें वायरस किस पे अटैक कर रहा था, तो इसमें वायरस सीधा लंग्स के एल्वियोली में अटैक कर रहा था। ये किस में होता था, तो ये वयस्कों में है। यानी निमोनिया देखोगे तो बच्चों और बूढ़ों में होता है। जस्ट इसी का क्या है, ये बड़ा वर्जन है, इसी का ये ज़्यादा का रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। क्या है, कोविड-19, जो किस में था, तो ये था वयस्कों में था। ठीक है, वयस्कों में यानी एडल्ट में। ठीक है, ये कोरोना काफ़ी सारी जानें भी ले चुका है। आज अभी नॉर्मल हो गया है, लेकिन उस समय पे 2019-20 में काफ़ी जानें ले चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आज से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में कल से जाएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद।